फ्रेंड, केदारनाथ की वो 2013 की तारीख शायद ही कोई भूल सकता है। 16 जून का वो दिन जहां पर भारी बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से बादल फटा और काफ़ी ज़्यादा वहां पर भूस्खलन हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई। जो मंदिर में चहल पहल दिखती थी वहां पर काफ़ी ज़्यादा वीराना नज़र आया बाद में। लेकिन इसी के साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब वहां पर राहत बचाव कर्मी आए और उसके बाद जब बाढ़ का पानी हटा तो काफ़ी ज़्यादा कंकालों की फ़ोटो देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा बॉडी वहां पर मिली जहां पर गिनती लगाना बड़ा मुश्किल था कि कितने लोग यहां पर मरे। और एक ऐसा ही इंसिडेंट लेके आया हूं ममता और अभिराज का, जो उनका लालच उन पर भारी पड़ा। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट में ये लिख दें, जय केदारनाथ बाबा। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, ये स्टोरी आई है हमारे पास देहरादून से और ये पूरा इंसिडेंट आपको पता है केदारनाथ में 16 जून को हुआ था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आई, उसके बाद बादल फटा, उसके बाद मंदाकिनी नदी वहाँ पर अपने रौद्र रूप में आई। कुछ नहीं उसने छोड़ा, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, जैसे मानो आज सब कुछ तबाह कर देंगे। लेकिन भगवान शिव का मंदिर वैसे ही विराजमान रहा जैसे सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आइए फ्रेंड, हम तो स्टोरी पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये ममता और राजू की स्टोरी है, जो केदारनाथ से ठीक थोड़ा पहले चाय की टपरी लगाते थे और इनकी चाय की दुकान हुआ करती थी। इनको भी बिल्कुल आभास नहीं था कि 16 जून की रात क्या होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक ठाक लोकेशन में थे जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। अब जैसे ही 16 जून को आपदा आई तो इन्होंने 2-4 दिन तो अपने जहाँ वहाँ कमरा ले रखा था, तो ये अपना सुरक्षित वहाँ पर रहे। और जब वहाँ के लोकल के लोग आगे बढ़कर आए कि चलो मदद करते हैं, हम एनडीआरएफ की मदद करेंगे, वहाँ पर आर्मी की मदद करेंगे, अगर कोई दबा हुआ है पहाड़ के नीचे या पहाड़ के दाएं बाएं, हम वहाँ पर सरकार की मदद करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग घरों से निकले और इन्हीं में से ही 2 जने ये भी थे, ममता और राजू। और इनको भी ड्यूटी दी गई कि भाई तुम भी थोड़ी सी तलाशी करना, किसी की बॉडी यहाँ पर रह ना जाए, सबका अंतिम संस्कार होगा। और जैसे ही ममता एक मकान में जाती है, एक धर्मशाला कह लो, जो पहले धर्मशाला थी अब वो धर्मशाला नहीं थी, खाली आप ये समझ लो पत्थरों के टुकड़े, बड़े बड़े वीराना टाइप का छाया हुआ था। एक बॉडी ममता को वहाँ पर दिखती है तो उसमें ममता को उस बॉडी के हाथों में सोने के कड़े होते हैं और गले में सोने की चैन होती है और सोने का मंगलसूत्र होता है। यहाँ पर ममता के दिल में लालच जागता है और ममता ये सोचती है कि हम कब तक 10-10 रुपए की चाय बेचते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो गोल ये है कि हम भाई अपने घर जाकर एक छोटा सा मकान बनाएं और इतना सोना पर्याप्त है, अगर मैं इसको ले लूँ तो भाई हमारा सब कुछ हो जाएगा। ममता अपनी नज़र दौड़ाती है, चारों तरफ कोई भी नहीं होता, तो ममता सबसे पहले उसके कड़े निकालती है, उसके बाद उसके गले का मंगलसूत्र खींच लेती है, सोने की चैन भी निकाल लेती है और हाथों की अंगूठियां भी उस बॉडी से निकाल लेती है। और सीधा निकालने के बाद अपना यहाँ से रुमाल निकालती है, सब कुछ रुमाल में गांठ मारकर सीधा अपने घर चली जाती है। उसके पति का नाम होता है राजू और सीधा अपने पति के हाथ में रखती है कि ये देखो मैं इतना सारा सोना लाई हूँ। जब उसका पति राजू पूछता है कि भाई ये तो गोल्ड लाई कहाँ से है और तेरे को गिरा हुआ मिला है या क्या किया है, उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे सोना मिला है। तो यहाँ पर इसके पति के मन में भी लालच जागता है, बोले देख तूने मुझे तो बता दिया लेकिन किसी को बताना मत और पुलिस डंडे मारेगी बहुत। और ये चुपचाप उस बात को भूल जाते हैं। वो दिन तो कुछ भी नहीं होता, जैसे अगला दिन आता है और रात होती है, ममता सो रही होती है तो ममता के सपने में वही डेड बॉडी कह लो, वही औरत आती है। वो ये कहती है तूने मेरा सोना चांदी लिया है, मुझे वापस दे दे। ये सोना चांदी मेरे पति ने बहुत मुझे प्यार से ला कर दिया था और ये मुझे वापस दे दे। और काफ़ी ज़्यादा भयानक चेहरा उसका था सपने में ममता के। अब जैसे ही ममता ये सपना इस तरीके से सिर हिला रही होती है, सपने में उसकी आंख खुलती है और एकदम से ममता की चीख निकलती है। तो यहाँ पर राजू भी उठता है, बोले क्या हो गया।
बोले ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है कि भाई वो जो सोना है वो मेरा है, मेरे पति ने बड़े प्यार से मुझे दिया है, वो तू मुझे वापस दे दे। तो यहाँ पर राजू कहता है चल कोई बात नहीं, तूने सपना देखा होगा, तेरे दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होंगी। अब जैसे ही अगला दिन बीतता है, और दिन में तो ऐसा कुछ भी वाक़या नहीं होता, जैसे रात होती है फिर से उसको वही वाक़या आता है। सपने में वही औरत दिख रही है और वो ये कह रही है कि तूने मेरा सोना चांदी लिया है, ये मेरे पति ने बड़े प्यार से मुझे दिया है, तू मुझे ये वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे ही ममता की फिर से आँख खुलती है और यहाँ पर अपने पति को उठाती है, बोले आज फिर मुझे वही सपना आया है, कहीं ऐसा तो नहीं वही औरत कि आत्मा मेरे पीछे पड़ गई हो और वो सोना मांग रही हो। लेकिन यहाँ पर राजू भी काफ़ी स्मार्ट होता है, वो कह देता है अरे कुछ नहीं, तू तो सपना देख रही है। अब ममता जैसे ही उठ के बाथरूम वगैरह करती है और उसके बाद किचन में पानी पीने के लिए जाती है। आपको पता होगा किचन में काफ़ी ज़्यादा रोशनदान भी इतने इतने बने हुए होते हैं। ममता ऐसे करके पानी पी रही थी तो उसकी नज़र रोशनदान पर जाती है, तो ममता को ऐसा महसूस हुआ कि वही हाथ इस तरीके से लटका हुआ है। यहाँ पर ममता की चीख निकलती है फिर से और ममता आवाज़ मारती है अपने पति को, राजू राजू इधर आओ। तो वो बोलता क्या हो गया? बोले यहाँ पर मुझे उसी बॉडी का हाथ लटका हुआ दिखा था जो वहाँ पर मैंने बॉडी देखी थी जिसके हाथों से मैंने कड़ा निकाला था। अब जब राजू आता है तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता और यहाँ पर राजू ये कहता है, बोले लग रहा है तेरा दिमाग चल निकला है, तू पगला गई है, आधी आधी रात को तू उठा रही है, भाई मुझे सुबह काम पर भी जाना होता है, चल चुपचाप सो जा। इस तरीके की डांट डपट होती है और ममता आकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो भाई अब ममता की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ममता की तबीयत भी ख़राब, बुखार और काफ़ी ज़्यादा बुखार, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बुखार। राजू बोलता है क्या हो गया? तो यहाँ पर ममता ये कहती है मुझे फीवर हो रहा है। वहीं कहीं लोकल के किसी डॉक्टर से संपर्क किया जाता है, उसकी दवाई उसको दिलवाई जाती है और ममता लगभग नॉर्मल हो जाती है। और ऐसा अभी आप रुक जाओगे, अभी ये मत सोचो यहाँ से कहानी ख़त्म हो गई, अभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। अब जैसे ही रात होती है फिर से ममता के सपने में वही लेडी जाती है, बोले मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ भाई, ये जो भी सोना तूने मेरा लिया है ये मेरे पति ने बड़ा प्यार से दिया था, चुपचाप मुझे वापस कर दे। और इस बार तो जैसे ही ममता की आँख खुली, ममता क्या देखती है कि वही लेडीज सामने खड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही है, खुले बाल उसके हैं। और ममता राजू को उठाने की कोशिश करती है लेकिन ममता की ना तो बॉडी हिल रही थी ना तो ममता की आवाज़ निकल रही थी। एक आधा घंटा तो ममता उसी के आभास में रही, वही चीज़ उसको दिखती रही। जैसे वो सामने से हटी और उसके बाद उसने राजू को उठाया, बोले मेरे सामने अब तो वो खड़ी हुई थी, अब तो कोई सपना भी नहीं। तो यहाँ पर राजू बोला चलो कोई बात नहीं, हम सुबह किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। लेकिन जैसे ही ममता उठी हुई थी और बाथरूम जाती है तो उसको उल्टी का मन होता है और जैसे ही उल्टी करती है, उल्टी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं खून भी आता है। यहाँ पर अब हल्का हल्का डर राजू को भी लगने लगा था। डॉक्टर के पास राजू अगले दिन लेके जाता है ममता को कि भाई ऐसी ऐसी बात है डॉक्टर साहब, इसके तो खून में भी उल्टी आ रही है। डॉक्टर कुछ एक चेकअप लिखता है और बोलता है ये चेकअप करवाओ। और जब चेकअप की रिपोर्ट सामने आती है तो क्या पता लगता है कि भाई ये पूरे तरीके से नॉर्मल है और कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका शरीर सूखता चला जा रहा था और उसकी आंखों के आगे काले गड्ढे पड़ते जा रहे थे। और जब ममता ने अपनी सहेली को ये बात बताई कि मेरे सपने में ऐसी ऐसी लेडी जा रही है और ऐसे ऐसे मेरे से डिमांड कर रही है, भाई मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने वहाँ का सोना चोरी किया था। तो उसकी सहेली बोली मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो क्या पता तुम्हारा वहाँ से भला हो जाए। ममता और राजू तुरंत चले जाते हैं उस तांत्रिक के पास और जैसे ही तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक ये उनको पहले कहता है कि घर से थोड़े से चावल ले आना। और जैसे ही चावल वो बैठती है और चावल तांत्रिक इस तरीके से फैलाता है उसके आगे, तो तांत्रिक के आगे सब कुछ आ जाता है। और तांत्रिक ये कहता है कि तुम्हारे पर
एक ऐसी औरत का साया है, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है, तुमने उसके साथ गलत किया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने उसका कुछ छीना है। और मुझे साफ साफ बताओ पूरा मामला क्या है, तभी मैं तुम्हारा इलाज करवा पाऊँगा, नहीं तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। सच सच बताना, कुछ भी झूठ मत बोलना। यहाँ पर तांत्रिक को वो सब कुछ सच सच बताती है। बोली बाबा ऐसे ऐसे केदारनाथ में जब हम गए थे, काफ़ी सारी बॉडी फैली हुई थी, एक औरत पर सोने के कड़े थे और चैन थी, इस टाइप का। तो मेरे मन में लालच जागा और मैंने वो उसका सामान निकाल लिया। तो बाबा बोले बेटा बस अब तुम एक ही तरीके से सही हो सकती हो, अगर तुम उसका वो सामान वापस कर दो। यहाँ पर ममता कहती है बाबा हमको तो पता ही नहीं है कि अब वो औरत कहाँ है, कहाँ की रहने वाली है और कहाँ उसका घर था। तो बाबा बोले तुम बेटा उसकी टेंशन मत लो, आज से ठीक 2 दिन बाद आना और इधर से मैं क्रिया करूँगा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, और तुम्हारे स्वप्न में आके तुम्हें वो एड्रेस दे के जाएगी। अब जैसे ही 2 दिन बीतते हैं तो उसके सपन में वही औरत आती है और अपना पूरा पता बताती है कि मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, इस जगह की रहने वाली हूँ। और ममता को बाबा ये कहते हैं, बोले बेटा तू ऐसा करना, सीधा उनके घर पहुँच जाना और ये उस औरत का नाम है, ऐसे ऐसे बताना। ममता तुरंत पहुँच जाती है देहरादून और सीधा उनके घर में जाती है और जितना भी सोना कंगन मंगलसूत्र होता है, बोले बहन जी ये आपका घर है, इस लेडीज़ का घर है। वो कहते हैं हाँ जी इस लेडीज़ का घर है। तो वहाँ पर ममता हाथ जोड़ के ये कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, जब वहाँ पर बाढ़ आई थी तो आपके घर की जो भी लेडीज़ थी उसकी वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी, मैंने सोना चांदी निकाल लिया था और मैं एक एक सामान वापस कर रही हूँ और ये मेरे को माफ़ कर दो। इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा ममता ने वहाँ माफ़िया मांगी। और तांत्रिक बाबा ने भी कहा था कि जब तू वहाँ से सब कुछ सामान दे कर आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ममता ने भी सेम टू सेम वही किया और जैसे ही वहाँ से सामान उसने दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपने घर आ गई और ममता आज भी नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट मुझे भेजा था, इस औरत की वहाँ पर जान गई थी, उसका नाम था कांता और उसके पति जगदीश। तो यहाँ पर उसके बेटे ने मुझे पूरा इंसिडेंट भेजा कि भैया ऐसे ऐसे हमारी मम्मी वहाँ पर एक्सपायर हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा भगवान शिव की भक्त थी। आप ये समझ लो साल में 4-5 चक्कर उन्होंने वहाँ पर ज़रूर लगाने थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान को मंजूर था। और ये जो भी गहने थे हमारे पिताजी ने बड़े प्यार से हमारी मम्मी के लिए लाए थे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत से। तो वो आंटी हमको गहने दे गई, उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। बाकी फ्रेंड फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है तो डिस्क्रिप्शन खोलें, फेसबुक, जीमेल, आप कहीं भी अपना एक्सपीरियंस हमारे पास सेंड कर दें और मैं किसी की भी वीडियो फ्रेंड्स यहाँ से सच मान कर ही सुनाता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि आपने भेजी मैंने विश्वास नहीं किया। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से नई हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।